नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज, कोविड से बचाव और वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। श्रोताओं, ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 15वां एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 14वें एपिसोड की बातें बता दें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टीबी के प्रकार और उसके लक्षण के बारे में। अगर आपने इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड को सुना होगा तो आपने अब तक ये जान लिया होगा कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। हाँ, ये बात सच है कि टीबी के 80% मरीज फेफड़े के टीबी के मरीज हैं, पर टीबी शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। तो इस वजह से इस विषय पर विस्तार से हमने बात करना जरूरी समझा और आपको अलग अलग मुख्य तौर पर जो टीबी के प्रकार है उसको पहचानने के लक्षण बताए। हमने मुख्य तौर पर हड्डी का टीबी यानी हाथों के जोड़, केहूनी और कलाई पर टीबी के प्रभाव के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा हमने आपको स्पाइनल टीबी के बारे में भी बताया, जिसे रीढ़ की हड्डी की टीबी कहते हैं, और जेनाइटल टीबी यानी यूट्रस टीबी के बारे में भी हमने आपको बताया, जिसे आम भाषा में बच्चेदानी की टीबी कहते हैं। इसके अलावा हमने पिछले एपिसोड में आपको आंख की टीबी, ब्रेन की टीबी, लीवर की टीबी के बारे में भी विस्तार से बताया था। हमने एक एक कर इन विषयों पर हमारे विशेषज्ञ की बातें भी सुनवाई थी। आशा है कि आपको वो बातें याद होंगी और आप आगे भी याद रखेंगे। और अगर आप पिछला एपिसोड नहीं सुन पाए तो आप हमें YouTube पर सुने। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी? राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव। तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे टीबी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी जोखिम के कारकों के बारे में। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो आज हम उन वजहों की बात करेंगे या उन लोगों की जिन्हें टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। श्रोताओं, कुछ लोगों में संक्रमण होने के तुरंत बाद यानी सप्ताह भर के भीतर ही टीबी रोग विकसित हो जाता है, इससे पहले कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली टीबी बैक्टीरिया से लड़ सके। और कुछ लोग सालों बाद बीमार हो सकते हैं जब उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी कारणवश कमजोर हो जाती है तब। कुल मिलाकर लगभग 5 से 10% संक्रमित व्यक्ति जो टीबी संक्रमण का इलाज नहीं करवाते हैं या उन्हें पता ही नहीं चलता, उनके जीवन में कभी न कभी टीबी रोग विकसित हो ही जाता है।
जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, विशेष रूप से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों में सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों की तुलना में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। श्रोताओं, आमतौर पर टीबी रोग होने के लिए उच्च जोखिम दो तरह के लोगों में होता है। एक तो वो व्यक्ति जो हाल ही में टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हुए हैं, दूसरे वो जिनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो, यानी जिनका इलाज चल रहा हो। इनके अलावा संक्रमण टीबी रोग वाले व्यक्ति के निकट आने से तो होता ही है, पर ज्यादा संभावना है कि उन्हें टीबी हो सकता है जो बेघर व्यक्ति है, जो इंजेक्शन या दवा उपयोग करता है, यानी जिनका इलाज चल रहा है, या जो पीड़ित लोगों के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम जैसे संस्थानों में टीबी के मरीजों के साथ काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं। श्रोताओं, इसी तरह शिशुओं और छोटे बच्चों में भी अक्सर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण टीबी का खतरा बना रहता है। हालांकि अन्य लोगों में भी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है, विशेष रूप से ऐसे लोग जो HIV संक्रमित हैं, यानी उस वायरस की चपेट में है जिससे एड्स होता है। इसके अलावा डायबिटीज वाले व्यक्ति, यानी मधुमेह यानी चीनी रोग से ग्रसित व्यक्ति। इनके अलावा मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले लोग, यानी शराब या किसी प्रकार का नशा करने वाले लोग, साथ ही वो लोग जो धूम्रपान करते हैं। इन सब के ऊपर भी टीबी का खतरा हमेशा बना रहता है। श्रोताओं, इन सब के अलावा कई और कारण हो सकते हैं आपके रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के, जैसे सिलिकोसिस, शरीर का कम वजन, अंग प्रत्यारोपण, सिर और गर्दन का कैंसर जैसे लंबी चिकित्सा उपचार कराने वाले लोगों में टीबी का खतरा बना रहता है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी जी प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना, टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना। यस सर, बिल्कुल करेक्ट। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, ये तो हमने पहले एपिसोड में आपको बता दिया था। इसका संक्रमण कैसे हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, ये सब हम जानते ही हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन गंभीर बीमारियों के बारे में जिनसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और उसके बाद टीबी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब आइए इस विषय पर एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HIV की। श्रोताओं, एड्स जिस व्यक्ति को हो जाता है, एड्स का वायरस यानी HIV उसके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। ये अन्य संक्रामक रोगों के लिए रास्ता खोल देता है। इसलिए अगर आपको HIV है तो टीबी होने की अधिक संभावना है। श्रोताओं, अगर आपको HIV है तो ये जानना भी जरूरी है कि आपको कहीं टीबी तो नहीं। श्रोताओं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों को कौन से टेस्ट कराने होंगे, तो इसका निर्णय क्लिनिक में ही होगा। तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और बताएं कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आपको ये जानना है कि कहीं आपको टीबी तो नहीं। इसकी जांच होगी, उसके बाद ही बताया जाएगा कि टीबी है या नहीं। बाकी जांच से पहले आप जो भी लक्षण महसूस कर रहे हो वो भी अपने डॉक्टर को साफ साफ बताएं। इसी तरह अब आइए बात कर ले डायबिटीज के रोगियों के बारे में। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सारा खेल है इम्यूनिटी सिस्टम का। इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी अच्छी हो तो वो तो ठीक है, पर जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं, उसमें टीबी होने की बहुत संभावना होती है। इस विषय पर आइए जानते हैं एक विशेषज्ञ की राय। आप हैं डॉक्टर कामरान खान,
MBBS MD, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, निदान कुटीर, भागलपुर। किसी मधुमेह रोगी को टीबी होने का खतरा एक आम आदमी से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहा और शुगर बढ़ा रहा और उनकी इम्यूनिटी और उनकी जो प्रोटेक्टिव और सुरक्षा के जो उनके शरीर में जो होते हैं सेल्स वो कम हो गए, तो फिर उनको टीबी होने का बहुत खतरा होता है। हम लोग जनरली देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ और ख़ास करके जो पेशेंट जिनका बॉडी वेट काफ़ी कम होता है, जिनका प्रोटीन रिजर्व या मसल मास काफ़ी कम होता है, जो दुबले पतले होते हैं, उनको टीबी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और उनको जब टीबी होती है तो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, दोनों तरफ हो जाती है और वो एक बड़ा जानलेवा कंडीशन हो जाता है हम लोगों के लिए कि एक तरफ टीबी को ट्रीट करना है, दूसरी तरफ उनके शुगर को कंट्रोल रखना है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ टीबी होने का। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको बचना चाहिए ऐसे लोगों के साथ उठने और बैठने से जो उनके परिवार में जिनको टीबी है या जिनको खांसी है और वो स्प्यूटम से और खकार से बैक्टीरिया आ रहा है, उनसे वो नज़दीकी बना के नहीं रखें। ऐसे भी डायबिटिक पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप मास्क लगा के रखें, खास करके कोविड के बाद भी, ताकि उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं हो। और साथ साथ अगर उनको टीबी हो जाती है तो फिर उनको प्रॉपर शुगर कंट्रोल करना और प्रॉपर जो उनका खान पान है उसको काफ़ी तवज्जो और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे और भी पेशेंट जिनको डायबिटिक पेशेंट जिनको टीबी होने की संभावना है, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं डायबिटिक, जिनकी इम्यूनिटी कम होती, नॉर्मली बूढ़े इंसान में टीबी होती नहीं है लेकिन उनको खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर किसी को कोविड की हिस्ट्री है और लंग्स का फंक्शन उतना उनका ठीक नहीं है कोविड के बाद और उनको डायबिटीज़ भी है, तो उनको भी टीबी होने की, इधर हम लोग जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट का ट्रेंड, उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है और उनको टीबी हो गई, तो फिर वो डायबिटीज़ भी जल्द डेवलप हो जाता है और वो भी काफ़ी फल्मिनेंट और काफ़ी भयानक रूप में होता है और उसको हम लोग इंसुलिन और खान पान से फिर करेक्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ का संबंध टीबी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर है, एक बड़ा कारण हो सकता है टीबी होने का अगर किसी को डायबिटीज़ हो। और साथ साथ ऐसे भी पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है और वो कोई कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, कैंसर की दवा उनको चल रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। या डायबिटीज़ के साथ एक बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें हम लोग कुछ दवा देते हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट कहलाते हैं, जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए और इस बात को ध्यान में रखा जाए। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को टीबी डायग्नोज हो गई तो वो सरकारी अस्पताल से जनरली दवा मिलती है डॉट्स की, तो वो डॉट्स की दवा साथ साथ लेनी है और उनको प्रॉपर ढंग से लेना है। और कभी कभी दवा को पचाने में और दवा का टॉलरेट करने में परेशानी होती है शुरू में, तो ऐसे में वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन टीबी की दवा फुल डोज में चलनी बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। हाफ डोज में चलेगी अगर दवा या पूरी दवा नहीं लेंगे तो रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस डेवलप कर जाएगा, MDR डेवलप कर जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना है कि टीबी को दवा लेते हुए और शुगर को कंट्रोल करना, ये दोनों चीज़ इक्वली ज़रूरी है। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब ने कितनी आसान भाषा में हमें बताया कि कितनी संभावना है कि एक मधुमेह रोगी टीबी से संक्रमित हो जाए और मधुमेह रोगियों को टीबी से कैसे बचना चाहिए। नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है। इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं। जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल।
साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा। यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो श्रोताओं, टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, पर जरूरत है कि इसे हम सही समय पर पहचानें और इलाज शुरू करें। और शुरू करें तो खत्म तब करें जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए। इसी तरह से अब आइए बात कर लेते हैं धूम्रपान की। श्रोताओं, धूम्रपान से टीबी होने का कितना खतरा है, इसके बारे में हम आपको बताएं। एक शोध में ये बताया गया है कि साल 2050 तक धूम्रपान के चलते टीबी के शिकार लोगों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। शोध के मुताबिक धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों के संक्रमण का खतरा धूम्रपान ना करने वालों के मुकाबले 2 गुना रहता है। श्रोताओं, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए कितना हानिकारक है। धूम्रपान करने वालों को कैंसर, टीबी, लंग्स इन्फेक्शन जैसी अनेक बीमारियां होने का खतरा एक आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। आजकल स्कूल कॉलेज के युवाओं में धूम्रपान की लत नजर आना एक आम बात हो गई है। वैसे तो धूम्रपान का नुकसान किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को उतना ही होता है, लेकिन कम उम्र में इसकी लत पालने वाले युवाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से युवाओं में टीबी का एक बहुत बड़ा कारण धूम्रपान बन चुका है। श्रोताओं, इसी तरह एक बीमारी है सिलिकोसिस। ये एक फेफड़े की बीमारी है जो लंबे समय तक सिलिका के छोटे छोटे कणों के सांस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करने से होती है, जिसके सामान्य लक्षणों में सांस लेने में परेशानी होना, खांसी, बुखार और त्वचा का रंग नीला पड़ना शामिल है। ये दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमारियों में से एक है, यानी ऐसी बीमारी जो औद्योगिक और गैर औद्योगिक स्रोत से उत्पन्न सिलिका धूल के कारण होती है। ऐसे लोग जो खदानों में, सीमेंट फैक्ट्रियों में या अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनमें सिलिकोसिस होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और ऐसे ही लोगों में जिन्हें सिलिकोसिस है, उनमें टीबी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। श्रोताओं, इनके अलावा वो सारी बीमारियां जिनका इलाज लंबा चलता है, ऐसे इलाजरत रोगियों में टीबी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें लगातार दवाइयां खानी होती है और इलाज लंबे समय से चल रहा है। इसका मतलब है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में टीबी का वायरस उन तक अगर पहुंच जाए तो उन्हें आसानी से रोग हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हाई रिस्क माने जाते हैं टीबी रोग के लिए। इसलिए अगर आप इन रोगों से ग्रसित हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए टीबी से बचाव के लिए। और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको करना होगा कुछ काम जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना चाहिए, आपकी आदतों में शामिल होना चाहिए। जैसे अगर आपको ये बात पता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं और आप लगातार दवाई खा रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से ना मिले जिनमें टीबी के लक्षण हो या जिन्हें खांसी 2 या 2 हफ्तों से पुरानी हो। इनके अलावा ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहां बहुत भीड़ होती हो। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से ये बात याद रखना होगा कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरों की तुलना में ज्यादा कमजोर है। तो अगर आप भी टीबी के लक्षण महसूस करते हैं, यानी 2 हफ्ते या पुरानी खांसी अगर आप में है और खांसी के साथ साथ बलगम या खून आता है या फिर सीने में दर्द, हल्का बुखार रहता है और असामान्य रूप से पसीना आता है, तो ये सब लक्षण टीबी के हैं। इन लक्षणों को पहचान कर जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहां पर टीबी की जांच कराएं और जांच में कंफर्म होता है तो डॉक्टर की परामर्श पर इलाज शुरू करें और पूरी तरह से जब तक टीबी खत्म ना हो जाए तब तक इलाज जारी रखें। आज के एपिसोड में हमने बात की टीबी के हाई रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि किस किस वजह से आपको टीबी हो सकता है और कौन कौन से लोगों पर
संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इस पर हमने विस्तार से बात किया है। तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 15वां एपिसोड। अगर आपने इस एपिसोड को देर से सुना या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल शाम के 5 बजे आप इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा की है। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा